हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखें अगर तो हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। पिछले क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको बता दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में मैंने आपको ठीक ढंग से बता दिया था। अब आज के क्लास में हम देखें अगर तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर नहीं ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोग को सीखना है। ठीक है, आसान है, बस ध्यान देना है हम लोग को थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो वही लिखा हुआ है कि आज का क्लास का हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। देखा जाए यहाँ से, देखा जाए तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ भी आपको देखा जाए तो यहाँ भी आपको कुछ रूल्स हैं, नाम लिखने के कुछ नियम है, उन नियम को हम लोग देख लें। ठीक है, चलो। यहाँ लिखा हुआ है एक केंद्रीय उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। तो एक केंद्रीय का मतलब, एक केंद्रीय का मतलब हुआ कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके पास सेंट्रल एटम कयगो हो, एगो हो। वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके पास सेंट्रल एटम एक हो, यानी केंद्र में एक परमाणु हो। ठीक है, केंद्रीय धातु एक हो, तो वही बोल रहा है एक केंद्रीय यानी सेंट्रल मेटल एटम एक हो। उप संयोजन यौगिकों का नामकरण। हमको क्या नियम है भाई, कुछ रूल्स है, रूल्स को हम लोग देखते हैं। चलो, पहला नियम क्या है, रूल्स को हम लोग पढ़ते चलें। आसान आसान नियम है, बस रूल पढ़ लीजिए। नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सामान्य यौगिकों की तरह, समान यौगिकों की तरह संकुल यौगिकों में भी सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तथा उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हम नॉर्मल कंपाउंड की बात करें, देख रहे हो ये क्या लिख रहा है कि सामान्य यौगिकों की तरह। सामान्य यौगिक कौन है, जैसे मान लो हम सामान्य यौगिक ले रहे हैं जैसे NaCl। नहीं, तो इसमें आप NaCl को तोड़ते हो तो ये टूटता है किस चीज में, आपका Na+। ये आपका टूटता है किस चीज में, Na+ और Cl- में। तो ये आपका क्या है, धनायन। और Cl- क्या है आपका, ऋणायन। तो हम लोग क्या करते हैं, सामान्य यौगिक जो है, जो साधारण यौगिक हैं, उसमें नाम पहले किसका लिखते हैं, धनायन का और तब ऋणायन का। नहीं, तो धनायन इसमें कौन है, सोडियम, और तब कौन है, क्लोरीन। तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इस तरह से लिखा जाता है। तो पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम आपको लिखना है। नहीं, तो एक्चुअल देखे कि मतलब जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लागू होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है, अगर K4FeCN6 आप लिखते हो तो K4FeCN6 को अगर तोड़ोगे नहीं तो कैसे टूटेगा, 4 पोटासियम है तो ये टूटेगा 4K+। ठीक है, पोटासियम पर एक प्लस क्यों दिए, क्योंकि पोटासियम का वैलेंसी एक होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसलिए उस पर 1+ आ जाता है। नहीं, अब इसको अलग करो तो प्लस, ये आपका आ जाएगा Fe, और यहाँ से आपका आ जाएगा Cn का होल 6, और इस पर आ जाएगा 4-। ठीक है, इस पर 4- क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर 4K है और 4 प्लस से भी मल्टीप्लाई है, तो 4 को प्लस, तो ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के लिए इस स्क्वायर ब्रैकेट पर क्या आएगा, 4-। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4+ और यहाँ पर क्या आ गया, 4-। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका धनायन कौन है, पहले पोटासियम, और ऋणायन कौन है, आपका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो पहले धनायन का नाम लिखिएगा और तब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इस ऋणायन का पूरे का नाम लिखिएगा, ध्यान रखना है। तो वही बात कहा गया है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को यहाँ पर देखा जाए, जैसे इसमें क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग जो था वो बाद में था। नहीं, और पोटासियम क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले है, तो जो पहले है उसका नाम पहले लिखो, जो बाद में है उसका नाम बाद में लिखो। नहीं, सिंपल सा रूल है। चलो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पहले आ गया, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। Cl4 बाद में आ रहा है तो इसका नाम बाद में लिखेंगे। नहीं, या रूल के हिसाब से देखें तो रूल कहता है क्या, कि पहले इसका नाम लिखना है, पहले धनायन का नाम और तब ऋणायन का नाम। तो इसमें ये हमारा धनायन होगा और ये हमारा ऋणायन होगा। आप तोड़ के देख सकते हो, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका Pt,
यहाँ से आ जाएगा NH3 और NH3 का होल 6 इस तरह का आएगा आपका, नहीं, और यहाँ से आपका प्लस में 4Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब इस पे चूंकि 4 माइनस है तो इस पे 4 प्लस आएगा, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, केटायन हो गया, नहीं ये आपका केटायन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एनायन हो गया, ध्यान रखना है। तो क्या करना है बाबू, ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर इसका नाम पहले लिखेंगे और इसका नाम बाद में लिखेंगे, पहले धनायन का नाम और तब ऋणायन का नाम, ठीक है। तो उतना धनायन ऋणायन दिमाग में नहीं रखना है, आपको रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पहले आएगा, नहीं, उसका नाम पहले लिख दो, और जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिख दो, नहीं, या इसी बात को ऐसे भी कहा जाता है कि बाएं से दाएं नाम लिखो, बाएं से दाएं नाम लिखो, यानी इसका नाम पहले इसका नाम बाद में, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगले रूल पे आ जाओ, अगला नियम क्या कहता है, ये बोल रहा है समन्वय मंडल, तो याद है ना समन्वय मंडल का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसीज होते हैं वो सब मिला के एक साथ क्या कहलाते हैं, समन्वय मंडल। तो ये बोल रहा है कि समन्वय मंडल में उपस्थित सभी स्पेसीजों का नाम एक सिंगल वर्ड में एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसीज आपके रहते हैं उन सब का नाम एक साथ एक वर्ड में लिखना है, उनके बीच में थोड़ा भी गैपिंग नहीं करना है, कोई हाइफन नहीं लगाना है, कोई डैश नहीं लगाना है, एक साथ उनको लिखना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसीज होते हैं उनका नाम, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि समन्वय मंडल में उपस्थित सभी स्पेसियों का नाम एक सिंगल वर्ड में एक साथ लिखते हैं, ठीक है। उनके बीच में किसी कॉमा हाइफन या डैश का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोगों का K4 एफिशिएंसी 6, तो K4 एफिशिएंसी में हम लोग का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यही आपका क्या कहलाता है, समन्वय मंडल, यही आपका है समन्वय मंडल, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्पेसीज हैं इन सब का नाम एक साथ एक वर्ड में लिखिएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में कोई गैपिंग आप मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम हम आगे सीखेंगे, यहाँ पर 6 है तो हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम आएगा हेक्सासाइनोफेरेट। तो देखो अगर हेक्सासाइनोफेरेट हमको लिखना होगा तो एकदम हम लोग कोई गैपिंग नहीं, देखो हेक्सासाइनोफेरेट तो हम यहाँ लिख रहे हैं ना। अगर हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम है, हम लोग लिखना सीखेंगे, फिलहाल अभी हम बोले कि इसका नाम मान लो इस पार्ट का जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इस पार्ट का नाम है हेक्सासाइनोफेरेट। तो देख रहे हो हेक्सासाइनोफेरेट, किसी में कोई गैपिंग किए हैं, कोई गैपिंग नहीं किए हैं, इस तरह से हम लोग को नाम लिखना होगा, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब आगे बढ़े, क्या लिख रहा है कि अंग्रेजी भाषा में संकुल यौगिकों का नाम स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं, ध्यान रखना है। यानी इनका जब नाम लिखिएगा, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखिएगा तो स्मॉल लेटर से ही नाम लिखना शुरू कीजिएगा, कैपिटल लेटर से नाम लिखना शुरू मत कीजिएगा, ये भी एक रूल है, चलो ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो क्या कह रहा है हम लोग को, अगले पॉइंट में हम लोग कह रहा है कि अब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं नहीं, उनको एक सत्ता की तरह माना जाता है, नहीं, और उनमें सभी स्पेसीज का जो नाम लिखना है वो सबको एक वर्ड में लिखना है, यही ना बोल रहा है जी, ठीक है। अब उसी चीज को बताया कि अब कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है उस कॉम्प्लेक्स पार्ट में, जैसे मान लो हम लोग का यहाँ पर K4 FeN का होल 6 है, ये है, नहीं, तो इसमें ये जो है आपका, ये क्या है, लिगंड है, ये है आपका लिगंड, ठीक है। और ये कौन है, सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये है आपका सेंट्रल मेटल, ध्यान रखना है। तो ये आपका लिगंड है, ध्यान रखना है। अब अगर ये आपका लिगंड है बाबू, ध्यान रखना है, नहीं, तो आपको क्या केयर करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के स्पेस का जब नाम लिखना शुरू कीजिएगा तो कैसे लिखना है, लिगंड का नाम पहले लिखना है उनकी संख्या के साथ, लिगंड का नाम पहले लिखना है उनकी संख्या के साथ। जैसे 6 गो CN है तो लिखेंगे हेक्सासाइनो, या आजकल बोला जाता है हेक्सासाइनाइडो, नहीं, तो मतलब लिगंड का नाम पहले लिखेंगे उनकी संख्या के साथ, ठीक है। अल्फाबेटिकल मैनर में लिखना है, हम लोग को ध्यान रखना कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल मैनर में। तो यहाँ तो अल्फाबेटिकल मैनर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिगंड क्या है, एक ही टाइप का है, ठीक है। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है
यहाँ पर सबसे पहले लिगंड का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगंड का नाम लिखना है, उसकी संख्या के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में। अगर एक से ज्यादा लिगांड, एक से ज्यादा प्रकार के लिगांड उपस्थित हो तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम जब लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। एक बार रूल पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि संकुल यौगिकों के समन्वय मंडल में सर्वप्रथम लिगंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, यानी अल्फाबेटिकल रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। तथा लिगंड का नाम लिखने के बाद, लिगंड का नाम लिखने के बाद अब क्या करना है? तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम उसके ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या जो है इसको रोमन अंक में लिखना है और उसको कोष्टक में लिखना है, यानी ब्रैकेट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे मान लो आप एग्जांपल से यहाँ थोड़ा बहुत समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है K4 FeCN का होल 6, ठीक है। तो मान लो कि हमको इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का नाम लिखना था। नहीं, तो इसमें एन कितना है? 6, तो हम लोग लिखेंगे इसको हेक्सा। नहीं सीखेंगे हम लोग साइनो। फिर इस आयरन का नाम हम लोग सीखेंगे कैसे लिखना है, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं हेक्सा साइनोफेरेट, ये इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो पहले इसका नाम लिखे इसके संख्या के साथ, तब आयरन का नाम लिखें फेरेट। अब फेरेट कैसे लिखते हैं वो भी रूल है, हम लोग देखेंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम नाम ले दिए हेक्सा साइनोफेरेट। ध्यान रखना है। अब हेक्सा साइनोफेरेट के बाद हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो। पोटासियम का कितना होता है? +4, ठीक है। 1% का +1 तो 4% का +4। आयरन का निकालना है तो +6। FeCN का -1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -6 बराबर में क्या आएगा? 0। तो x = आप देखोगे तो कितना वैल्यू आएगा? +2। 6 में से 4 गया 2, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन अंक में ब्रैकेट के अंदर। नहीं, तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का ये नाम होगा। तो हम क्या किए? पहले लिगांड का नाम लिखे उसके संख्या के साथ। नहीं, तब हम लोग किसका नाम लिख रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या लगा रहे हैं? रोमन अंक से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग शो कर रहे हैं, ये लिखना है, ठीक है। अभी जो रूल है उसको थोड़ा थोड़ा हम समझा रहे हैं। जैसे आप रूल पढ़ लीजिएगा, हम लोग एग्जांपल करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया हम लोगों को कि जब समन्वय मंडल, जब स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्पीशीज का नाम लिखना होगा तो पहले लिगंड का नाम लिखेंगे उसकी संख्या के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल मैनर का मतलब समझ लो। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें Cu, यहाँ पर लिख दें NH3 का होल 2, और यहाँ पर हम लिख दें कुछ भी, आपको H2O का होल 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। नहीं, और इस पर मान लो कि 2+ आ गया, इस तरह का तुमको दिया रहे। नहीं, तो अगर तुमको नाम लिखना है तो तुम्हारा ये भी लिगंड है, ये भी तुम्हारा लिगंड है, ध्यान रखना है। तो इसका नाम जब तुम लिखते हो तो इसका नाम है एमीन, AMMINE, ये एमीन है। और H2O जो है ये है तुम्हारा एक्वा, AQUA, एक्वा। नहीं, तो अब किसको पहले लिखेंगे? क्योंकि लिगंड का ही नाम लिखना है उसके संख्या के साथ, तो पहले किसको लिखेंगे? ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी क्या है? A है। तो जब फर्स्ट लेटर सेम हो जाए तब किसको देखते हैं? सेकेंड लेटर को। नहीं, तो यहाँ सेकेंड लेटर क्या है? M है, और यहाँ सेकेंड लेटर क्या है? Q है। नहीं, तो ABCD तो हम लोग याद किए हैं ना भाई, तो ABCD याद किए हैं, तो ABCD में M पहले आता है कि Q पहले आता है? नहीं, KLMNOPQ, KLMNOPQ। अच्छा, हम लोग का M जो है वो पहले आता है और Q क्या आता है? बाद में आता है। तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? किस लिगंड का नाम लिखेंगे? तो पहले इसका नाम लिखेंगे 1 नंबर में, और तब इसका नाम लिखेंगे 2nd नंबर में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करते हुए आपको लिगंड का नाम लिखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये रूल्स हम लोग का था। अगला रूल पे आ जाओ। ये बोल रहा है कि यदि संकुल भाग, यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है, यदि संकुल भाग धनायन हो या उदासीन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी
उतना नहीं, हम लोग सिंपल भाषा में समझें ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है क्या कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। नहीं, अब इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग है ये क्या है, धनायन है। नहीं, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा CONH3 का होल 4। नहीं, और ये क्लोरीन अलग हो जाएगा 2Cl माइनस। अब इस पर 2 माइनस है तो न्यूट्रल करने के लिए इस पर 2 प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या आ गया, धनायन। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या आ गया, धनायन। नहीं, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो धातु है इस धातु के नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे। तो जब धातु का नाम लिखिएगा तो धातु के नाम में कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। जो धातु का नॉर्मल नाम होता है वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कोबाल्ट है तो आपको सिंपली कोबाल्ट यूज करना है, ध्यान रखना है। कब, जब हम लोगों का संकुल भाग क्या हो, धनायन हो, तब ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट को हम लोग सिर्फ कोबाल्ट ही कहेंगे। नहीं, जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों का ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पहले लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, धनायन वाला भाग है, और ये क्या है, ऋणायन वाला भाग। तो जब कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन हो तो उस केस में मेटल का नाम लिखते समय इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसा नाम होता है नॉर्मली वैसा ही नाम लिखेंगे। तो पीटी का नाम क्या लिखेंगे बाबू, प्लैटिनम। प्लैटिनम, इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लैटिनम। तो ये हो गया आपका, ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख दिए, कोबाल्ट। यहाँ से इसको क्या लिख दिए हम लोग, प्लैटिनम। नहीं, तो इस तरह से कोई भी हम लोग का रहता, जैसे हम लोग का CuNH3 का होल 4, नहीं इस तरह का, और यहाँ से दे दिया SO4। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका कॉपर है, नहीं ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, धनायन वाला है, और ये ऋणायन है। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर धनायन है तो निश्चित रूप से हम लोग इसका नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो नाम होता है वही लिखेंगे, कॉपर। ध्यान रखना है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का न्यूट्रल स्पेसिस ले लो, NiO का होल 4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पहले भी कुछ नहीं है और इसके बाद में भी कुछ नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, उदासीन है। तो लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि यदि संकुल भाग धनायन हो या उदासीन हो तो धातु का नाम वही लिखते हैं जो तत्व का नाम होता है, यानी धातु के नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन हो या कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो, उदासीन हो। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट उदासीन है, तो यहाँ पर निकल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सीधे निकल का नाम जो निकल होता है वही लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि यदि संकुल भाग एक ऋणायन हो, यानी स्क्वायर ब्रैकेट पर माइनस आ जाए, ठीक है, संकुल भाग ऋणायन हो तो धातु के नाम के अंत में, धातु के नाम के अंत में, ध्यान रखो धातु के नाम के अंत में ATE लगाया जाता है, ATE लगाया जाता है। देख लो K4FeCN6, तो यही हम लोग का संकुल भाग है। नहीं, अब ये पहले है तो ये हमारा क्या होगा, धनायन। बार बार क्या तोड़ना है, आप समझ ही रहे कि जो पहले होगा वो धनायन होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये हमारा क्या होगा, ऋणायन होगा। एकदम बढ़िया से आप समझते हो कि ये ऋणायन होगा। नहीं, तो अगर ये ऋणायन है, दिख रहे हो, यदि संकुल भाग एक ऋणायन हो तो अब जब धातु का नाम लिखिएगा तो धातु के नाम में क्या लगाना है, 8 लगाना है। तो इसका नाम हम जब लिखेंगे तब आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, फेरेट लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एक हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है और इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट पर क्या चार्ज दिया हुआ है, 2- चार्ज दिया हुआ है। तो 2- यानी कि ऋणायन है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का नाम अब कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे। कोबाल्ट लिख देंगे और उसमें क्या लगा देंगे, ATE लगा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो नाम होगा उसके नाम में ATE आपको जोड़ देना होगा। कोबाल्टेट आपको लिखना होगा, आयरन का नाम आयरन नहीं लिखना है, फेरेट लिखना है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा, आसानी से आप बना सकते हो, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो क्या क्या दिमाग में गया कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाला भाग अगर धनायन हो या उदासीन हो तो उस केस में जब सेंट्रल मेटल का नाम यानी केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे तो उसके नाम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जो नॉर्मली उसका नाम होता है वही उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो ऋणायन हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट पर क्या हो जाए, माइनस आ जाए, तो उस केस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल रहेगा उस मेटल का नाम
हम लोग कैसे लिखेंगे, तो AT लगाकर लिखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है, समझ रहे हैं हम लोग। तो यहां से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए कर दिए हैं। नहीं, जैसे PT, तो PT का नॉर्मल नेम क्या होता है, प्लैटिनम। ये हम लोग जो लिखे हुए हैं क्या है, नॉर्मल नेम। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ये क्या है बाबू तुम्हारा, तो ये है तुम्हारा नॉर्मल नेम, ध्यान रखना है। मेटल का ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल नेम। तो प्लैटिनम का नॉर्मल नेम क्या होता है, प्लैटिनम। नहीं, और जब रिनाइनिक फॉर्म में होगा, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होगा, रिनाइन होगा, तो उसमें प्लैटिनम को क्या बोलेंगे, प्लैटिनेट। नहीं, जिंक का नॉर्मल नेम क्या है, जिंक। नहीं, और क्या कहेंगे उसको, जब रिनाइन होगा, तो ये हम लोग नाम कब यूज करेंगे, ध्यान रखना है, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन हो, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन हो, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन होगा तभी मेटल के नाम में चेंजिंग करेंगे। ये हो गया नॉर्मल नाम। नहीं, तो जब कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन होगा तब इस नॉर्मल नाम का यूज कीजिएगा, और जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन होगा तो इस नाम का यूज कीजिएगा मेटल के। नहीं, अब जैसे AG, तो AG का नॉर्मल नेम क्या है, सिल्वर। नहीं, और अगर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन होगा तो उस केस में सिल्वर क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। नहीं, AU को क्या बोलते हैं, गोल्ड। नहीं, और अगर हम लोगों का रिनाइनिक फॉर्म में होगा तो क्या बोलेंगे, ऑरेट। यहाँ पर B बोरोन, और इसको बोरेट। वैसे ही कॉपर तो कॉपर और क्यूपरेट। वैसे ही कोबाल्ट तो कोबाल्ट को बोलेंगे कोबाल्टेट। वैसे ही निकल तो निकल को बोलेंगे निकलेट। वैसे ही PB तो PB को नॉर्मली बोलते हैं लेड, और ऐसे बोलेंगे प्लम्बेट। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा, तो ये सब आपको याद करना होगा, इसको आप याद कर लेंगे। सेम वैसे ही हम लोग Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम। अब क्या बोलेंगे, क्रोमेट। Mn रहेगा तो मैग्नीज, अब क्या बोलेंगे, मैग्नेट। आयरन को नॉर्मली बोलते हैं आयरन और फेरेट। अल्मुनियम को एल्युमिनियम और इसको एल्यूमिनेट। PD को प्लैटिनम और इसको बोलेंगे प्लेडेट। Hg को मरकरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट। टाइटेनियम, टाइटेनियम को क्या बोलेंगे, टाइटेनेट। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये वर्ड कब यूज करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट रिनायन होगा। ये वर्ड्स कब यूज करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नहीं, अगले पॉइंट में आए तो अब हमको लिगंडो का नाम लिखना है। नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें मेटल होते हैं, तो मेटल के नाम में तो समझ गए। नहीं, कि जब न्यूट्रल होंगे, केटाइनिक होंगे, तो मेटल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं। जब रिनाइनिक होंगे तो मेटल के नाम में AT लगाना है। कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब लिगंडो के नाम में क्या ध्यान रखना है, नहीं तो लिगंडो के नाम में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे किसी लिगंड का नॉर्मल नाम जो होता है उसके लास्ट में ITE अगर आए, नहीं तो इसमें से E को हटाकर क्या लगा देना है, O। देख रहे हो, IT बदल जाएगा ITO में। या किसी लिगंड के नाम के इंड में ATE आता है तो उसमें से भी E को निकाल के क्या लगा देना है, O। तो ये 8 हो जाएगा एटो, 8 हो जाएगा एटो, ध्यान रखना है। यहां से तुम पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक लिगंडों के नाम में से ई को हटाकर ओ लगाया जाता है। ई को हटाकर क्या लगाना है, ओ लगाना है। चलो जैसे n पर 3 माइनस, तो n पर 3 माइनस है तो इसको नॉर्मली बोलते हैं नाइट्राइड। नॉर्मली क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। अब इसमें का ई हटा दो, नहीं और ओ लगा दो तो बन जाएगा नाइट्रीडो। क्या बन जाएगा बाबू, नाइट्रीडो। जैसे क्लोरीन है Cl माइनस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब इसमें का ई रिप्लेस कर दो और ओ लगा दो। माइनस मतलब ई हटाओ और प्लस मतलब ओ लगाओ, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीडो। ये क्या बन जाएगा, क्लोरीडो। सेम एज F माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। अब उसमें का ई हटा के आप लगाओगे तो फ्लोरिडो, ध्यान रखना है। तो ये जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं नाइट्राइड, क्लोराइड, नहीं तो ये हमारा नॉर्मल नाम हो गया, ध्यान रखना है। और ये जो है हम लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये कब लगाएंगे, जब ये लिगांड्स की तरह काम करेंगे। तो ये लिगांड का नाम हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका लिगांड का ये सब नाम हुआ, नहीं ये भी अब क्या हुआ, लिगांड। यहाँ से हम नॉर्मल नाम लिखना बंद कर दिए हैं और ये सब क्या है, लिगांड। यानी जब फ्लोरीन लिगांड होगा, नहीं जब फ्लोरीन आपका लिगंड होगा तो आप उस F माइनस क्या बोलिएगा, फ्लोरिडो। Cn माइनस को साइनिडो, नहीं साइनिडो, या कभी कभी साइनो भी लिखा रहता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग एम्बिडेंट लिगांड पढ़ चुके हैं, तो Cn में कभी कार्बन डोनर होता है और कभी नाइट्रोजन डोनर होता है। तो जब कार्बन डोनर हो, नहीं तो आप साइनिडो यूज कीजिए, या इसी को बोलते हैं साइनिडो C। ठीक है।
NC माइनस, वही CN का देखो अब NC माइनस आ गया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता था? कार्बन। यहाँ पे कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम चेंज होगा तो इसका नाम भी चेंज होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनिडो। नहीं, या अगर आप ऊपर वाला यूज करना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें साइनिडो C लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे? साइनिडो N, ये आप लिखेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, चलो यहाँ पे आ जाओ। NO2 माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो। कब? जब नाइट्रोजन डोनर हो। ठीक है। NO2 माइनस तो क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो। कब? जब ऑक्सीजन डोनर हो तब। ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर मान लो कि NO2 माइनस है तो इसमें डोनर का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो जब डोनर का काम नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि एम्बिडेंट है भाई, उभय दंती, ये लोग उभय दंती हैं लिगंड, तो उभय दंती लिगंड में दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करता है। तो इसके पास डोनर दो हैं, यहाँ भी है नाइट्रोजन, और यहाँ पर डोनर कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, यहाँ पर डोनर कौन है? ऑक्सीजन। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, ऐसे लिखो थोड़ा, इसको ज़्यादा अच्छा से लिखोगे तो इसको ऐसे लिखो, ONO, ऐसे। तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो डोनर होता है, ध्यान रखना है, ONO। तो यहाँ पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन, और यहाँ पर डोनर कौन है? ऑक्सीजन, जबकि ये भी NO2 ही है, ये भी NO2 है और ये भी NO2 माइनस ही है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो जब नाइट्रोजन डोनर हो तो नाइट्रो बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन डोनर हो तो नाइट्रीटो बोलते हैं। या हम लोग एक ही नाम याद करें, नाइट्रो याद करो, तो अगर डोनर नाइट्रोजन हो तो इसको लिख सकते हो ऐसे, नाइट्रो दे के ऐसे एन दे दो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है तो इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रो, और डैश दे के दे दो यहाँ पर O, डैश दे के क्या दे दो यहाँ पर O। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि यहाँ पर नाइट्रो N यानी कि नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ नाइट्रो O यानी ऑक्सीजन डोनर है, ये आप लिख सकते हो इस तरह से। या नाइट्रीटो, नाइट्रीटो वर्ड यूज करते हो तो नाइट्रीटो O लिखो और यहाँ पर नाइट्रीटो N लिख दो, काम हो जाएगा आपका, ध्यान रखना है। चलो, O2 माइनस रहे तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। नॉर्मली क्या बोलते हैं इसको? ऑक्साइड। लेकिन जब लिगांड रहे तो क्या बोलेंगे? ऑक्सो। OH माइनस को क्या बोलते हैं नॉर्मली? OH माइनस को नॉर्मली क्या नाम है इसका? हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नॉर्मल नाम क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, इसको नॉर्मली बोला जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है। और जब ये लिगंड होगा तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रो ऑक्सो। नहीं, ध्यान रखना है। एक बात याद रखिएगा, जैसे इसको ऑक्सो भी बोल सकते हैं, या जैसे आप नहीं बोले कि ऑक्साइड होता है इसका नाम, का नाम क्या होता है? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में से ई निकाल दो, नहीं तो ऑक्साइडो ये हो सकता है आपका। नहीं, IDE को हटा के, IDE हम लोग का जो होता है उसमें से ई को हटा के आप ओ लगा सकते हो, ऑक्साइडो। नहीं, ये आपका क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड है, तो इसको हाइड्रो ऑक्सो या हाइड्रो ऑक्साइडो भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से ऐसे ही आपका कुछ और निगेटिव लिगांड दिया हुआ है, जैसे SO42 माइनस रहेगा तो उसको क्या बोलना है? लिगांड अगर रहेगा तो ऐसे नॉर्मली इसका नाम क्या है? SO42 माइनस का नॉर्मल नाम क्या है? सल्फेट। आप इसको नॉर्मली बोलते हो सल्फेट। नहीं तो सल्फेट कब बोलेंगे? जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रहेगा तब। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में चला गया तो SO42 माइनस का नाम क्या होगा? सल्फेटो। ध्यान रख रहे हो, ई को हटा दिया गया और ओ को लगा दिया गया। देख रहे हो ये क्या है? ऑक्सलेट, OXALATE, नॉर्मली इसको बोलते हैं ऑक्सलेट। नहीं तो ऑक्सलेट कब बोलेंगे? जब स्क्वायर ब्रैकेट में ये नहीं रहेगा तब। लेकिन जब स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाए, जब लिगंड ये हो जाए, तो उस केस में इसको बोलेंगे ऑक्सलेटो, या शॉर्ट फॉर्म में उसको OX से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। वैसे ही ये सब इंपॉर्टेंट है। NH2 पर 1 माइनस तो इसको क्या बोलते हैं? एमिडो। NH पर 2 माइनस तो बोलते हैं आइमिडो। नहीं, NO3 पर 1 माइनस तो बोलेंगे नाइट्रेटो। नहीं, ध्यान रखना है। SCN पर 1 माइनस तो बोलेंगे थायोसाइनेटो। NCS पर 1 माइनस तो बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, ध्यान रखना है। ऐसा ही CH3CO माइनस तो बोलेंगे एसीटेटो। SO3 पे 2 माइनस तो सल्फाइटो। नहीं, और ये भी हम लोग का दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड NO माइनस, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। नहीं, DMG, ध्यान रखना है। H माइनस को बोलते हैं हाइड्रीडो। O2 पर 2 माइनस को बोलते हैं पर ऑक्साइडो। O2 पर 1 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइडो। ठीक है, तो ये सब नाम है लिगेंड्स के जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, जो डिफिकल्ट है उनको छोड़ दीजिएगा। नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखना है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ जाओ। ये हम लोग का दिया हुआ है एक EDTA, जिसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं जब टाइप्स ऑफ लिगांड बताए थे, तो हेक्साडेंटेड है ये, नहीं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट हम लोग पहले बता चुके हैं, नहीं तो ये भी आपका एक है निगेटिवली चार्ज लिगंड, नहीं तो इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे चार्ज कितना होता है 4 माइनस, यहाँ चार्ज होता है यहाँ पर -4, लेकिन डोनर यहाँ पर कितने होते हैं, तो डोनर इसके पास होते हैं 6। कौन कौन डोनर है पहले ही बता चुके हैं, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, 4 को ये हो गया, और साथ साथ यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो एक डोनर ये होगा, नाइट्रोजन पर यहाँ लोन पेयर है तो एक डोनर आपका ये होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, ध्यान रखना है। सेम एज हम लोग को देखा जाए तो उदासीन लिगंडों के नाम में क्या ध्यान रखना है, नोमेनक्लेचर आप सीख रहे हो, तो उदासीन लिगंडों को उदासीन अणुओं के समान ही नाम दिया जाता है, नहीं जैसे NH3 है तो AMMINE एमीन, ध्यान रखना है NH3 को एमीन बोलेंगे, ठीक है। H2O क्या बोलेंगे बाबू, एक्वा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे लिगंड रहेगा तो कार्बोनिल। इसको क्या बोलेंगे, थायोकार्बोनिल। NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। NO क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। EN जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसको इथेन 1,2 डाइएमीन बोलो या इथाइलिन डाइएमीन आप बोल सकते हो। C5H5N को क्या बोलते हैं, पिरिडीन। PPH3 को क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। नहीं ये समझते हो ना, PH का मतलब बेंजीन होता है, ऐसे आप P बनाओगे, नहीं तो इससे इधर एक बेंजीन बना दो, तो ये आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो यहाँ पे ट्राइफिनाइल और फॉस्फीन ये बोला जाता है। तो PPH3 से आप बोल सकते हो। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं कि किसका नाम क्या है, कौन सा सिंबल, अगर EN दिया है तो क्या लिखना है, ये लिखा हुआ है तब क्या लिखेंगे, ये लिखा है तब क्या लिखेंगे। ये सब लिगंड का नाम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रहेगा तभी आप नोमेनक्लेचर लिख पाइएगा। ये सब नहीं याद रहेगा तो आप नोमेनक्लेचर नहीं लिख पाइएगा। तो आसान है, एक बार ढंग से इसको लिखिएगा, फेयर कीजिएगा, एक बार याद कीजिएगा, याद जाता है, ये ध्यान रखना है, भारी नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे तुम आ जाओ। यहां से तुम देखो अगर तो लिखा हुआ है कि धनात्मक लिगंडों के नाम के अंत में IUM लगाते हैं। नहीं धनात्मक लिगंड भी होते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है और ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मान लो बाई चांस कभी आ गया तो अगर ऐसा आपको आ जाए NH2 NH3 प्लस, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राजीनियम। नहीं NO प्लस आ जाए तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। NO2 प्लस आ जाए तो नाइट्रोनियम। NH4 प्लस आ जाए तो अमोनियम। ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये कम यूज में आते हैं लेकिन मान लो आ गए बाई चांस तो भाई याद होना चाहिए। नहीं बहुत सिंपल है, आप आसानी से याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला रूल क्या कहता है, ये बोल रहा है कि यदि संकुल भाग में एक ही प्रकार के लिगंड संख्या में एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उनके नाम से पूर्व डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। सिंपल है, नहीं कितना लैंग्वेज बना के लिख रहा है। सिंपल क्या है, नहीं कि मान लो भाई अगर लिगंड 2 रहेंगे तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए डाई यूज कीजिएगा, लिगंड 3 रहेंगे तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए ट्राई यूज कीजिएगा, लिगंड 4 रहेंगे तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए टेट्रा यूज कीजिएगा। याद है ना, उसी को ये लिखा है हिंदी का शुद्ध भाषा में, याद है। नहीं तो ये बोल रहा है कि अगर एक ही टाइप के लिगांड, एक ही प्रकार के लिगांड जो हैं वो 4 गो आ जाए तो क्या लिखिएगा, टेट्रा। अगर सी है तो टेट्रासाइनो, एमीन रहे तो टेट्रा एमीन। नहीं 5 गो वाटर आ गया तो पेंटा एक्वा। नहीं यानी उनकी संख्या दिखाइएगा ना भाई, तो अगर संख्या 2 है तो डाई लगाइएगा, 3 है तो ट्राई लगाइएगा, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा लगाइएगा। नहीं चलिए अगला क्या बोल रहा है, बहुदंतुर। बहुदंतुर का मतलब पोलीडेंटेड लिगांड, नहीं यानी वैसे लिगंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक से ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो बहुदंतुर लिगंड की उपस्थिति में, बहुदंतुर लिगंड की उपस्थिति में डाई ट्राई टेट्रा की जगह पर, नहीं बहुदंतुर लिगंड केस में डाई ट्राई टेट्रा का यूज जनरली नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके जगह पर क्या यूज किया जाता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। यानी संख्या अगर आपको डाई नहीं यूज करना है किसे केस में, पोलीडेंटेड के केस में आपको डाई के जगह पर क्या यूज करना है, 20,
ट्राई के जगह पर यानी 3 संख्या को दर्शाने के लिए क्या यूज करना है? ट्रिस। टेट्रा की जगह पर क्या यूज करना है? टेट्राकिस। और अगर यहाँ पेंटा होता, मान लो यहाँ पर अगर पेंटा होता, नहीं तो पेंटा के जगह पर हम क्या यूज करते? पेंटाकिस नहीं का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लिख रहा है? क्योंकि बहुदंतुर लिगंडों के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जांपल्स, अपने क्लियर हो जाएगा। देखो तो EN नहीं, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईएमीन। देख लो 1,2 डाईएमीन। तो ये क्या है? आपका बाइडेंटेड लिगांड है। इथेन जो है ये बाइडेंटेड लिगांड है, यानी पॉलीडेंटेड के कैटेगरी में आएगा। एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये बाइडेंटेड लिगांड है आपका। अब ये जो बाइडेंटेड लिगांड है, इसका जब नाम लिख रहे हैं तो इसका नाम में तो पहले से ही डाई है, नहीं तो इसके नाम में पहले से ही डाई है। तो जब इसकी संख्या 2 होगी, EN की संख्या 2 होगी, तो 2 संख्या दिखाने के लिए डाई वर्ड का यूज करना गलत है, नहीं नाम ही बिगड़ जाता है। जैसे मान लो EN का संख्या यहाँ पर 2 आ गया, EN का क्या लिखा हुआ है? होल 2। तो EN का होल 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखें? देखो तो 2 गो है तो क्या लिखे? डाई। EN का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाईएमीन। तो ये लिखना क्या है? गलत है, नहीं हमको लिखना होगा तो यहाँ पर 2 के जगह पर क्या यूज करेंगे? 20, और तब इसका नाम लिखेंगे इथेन 1,2 डाईएमीन। यहाँ 20 का मतलब भी क्या है? 2 ही है, यहाँ 20 का मतलब 2, यानी EN कै गो है? तो 2 गो है, नहीं तो यहाँ पर जब बाइडेंटेड लिगांड है तो उस केस में आप 2 के लिए डाई का यूज नहीं करेंगे, क्या चीज का यूज करेंगे? 20 का यूज करेंगे। अब जैसे EDT है, अभी हम देखते इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, अगर इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या है? इथाइलिन डाई एमीन एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। देख लो, अब इसका इथिलीन डाईएमीन अभी 2 को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ EDTA का नाम लिखे, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, नहीं ये नाम हो गया। तो इसके नाम में देखो तो पहले से टेट्रा वर्ड आ गया है कि नहीं? नहीं, तो टेट्रा वर्ड आ गया, डाई वर्ड इसके में आ गया, नहीं इनके में पहले ही से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज रहते हैं, नहीं तो अब इनकी संख्या दर्शानी है कि भाई ये हम लोगों के कितने हैं भाई? 2 हैं। तो 2 हैं तो इनके लिए डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इनके लिए हम लोग यूज करेंगे 20, नहीं ये 2 गो है तो इनको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 20, डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे OX2 ऑक्सिलेट, अभी हम पढ़ा है कि OX क्या होता है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला C2O4 पर 2-, ध्यान रखना है C2O4 पे 2-, ये भी आपका बाइडेंटेड लिगांड है, नहीं तो अगर कहीं पे ऑक्सिलेट का संख्या 2 आ गया, नहीं तो इसको लिखेंगे हम लोग 20, नहीं 20 ऑक्सिलेट OXALATE। इसके नाम में नहीं है, इसके नाम में ऑक्सिलेट के नाम में कहाँ? डाई ट्राई टेट्रा है, लेकिन फिर भी बाइडेंटेड लिगांड है तो 20 यूज कीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख रहा है कि ये जो डाई ट्राई टेट्रा ETC या जो 20 ट्रिस ETC को अल्फाबेट में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, यानी इनको अल्फाबेट में काउंट नहीं कर रहा है, इनके बाद जो वर्ड आता है उसको अल्फाबेट में लेना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप और क्लियरली समझ जाएंगे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। चलो यहां से आ जाओ, अगला पॉइंट क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि काउंटर आयंस, तो काउंटर आयंस किसे कहते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, या तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, उन्हीं को क्या कहते हैं? काउंटर आयंस। तो बोल रहा है काउंटर आयंस के नाम में कोई बदलाव नहीं करना है, काउंटर आयंस के नाम में कोई बदलाव नहीं करना है, ध्यान रखना है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर स्पेसीज हैं उनका नाम बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे वो नॉर्मल कंपाउंड में उनका आप नाम लिखते हो, जैसे नॉर्मल कंपाउंड में उनका नाम होता है वैसे आपको नाम लिखना है। जैसे SO4 पे 2-, तो SO4 2-, SO4 पे 2-, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नाम सल्फेट लिखेंगे, अगर वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता तो सल्फेटो लिखते। जैसे CO3 पे 2-, अगर ये बाहर है तो कार्बोनेट बोलेंगे, और अगर अंदर आ गया तो कार्बोनेटो बोलेंगे। जैसे Cl-, नहीं अगर क्लोरीन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो क्या बोलेंगे? उसे क्लोराइड, और अगर अंदर आ गया तो क्लोराइडो या क्लोरिडो, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है काउंटर आयंस के नाम में कोई बदलाव नहीं करना है, नॉर्मल कंपाउंड में जैसा उनका नाम होता है उसी नाम को लिखना है। काउंटर आयंस की संख्या को भी नहीं लिखना है, काउंटर आयंस जो है उनकी संख्या को भी नहीं लिखना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उनका नाम आपको लिखना है। IUPAC नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो रूल्स है उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखना है। नहीं, रूल्स बहुत सिंपल है, अब हम नाम लिखेंगे तो अपने रूल्स रिवीजन हो जाएंगे। चलो, तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम जो भी एग्जांपल लिए हुए हैं, ये सब आपके हैं केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सब कौन किसके एग्जांपल हैं? केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल हैं। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ये सब एग्जांपल हैं, ठीक है। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल हैं। नहीं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ गया है, और स्क्वायर ब्रैकेट पे पहले यानी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलो, इसका नाम हमको लिखना है। तो अब पहले धनायन का नाम, रूल था ना, पहले धनायन का नाम लिखना है और तब ऋणायन का नाम, या जो पहले आता है उसका नाम लिखना है, तब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वाले के बाद का नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले का नाम पहले लिखिए और तब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम लिखना है, ठीक है। अब नाम लिखना है, सोचते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले का जब नाम लिखना होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले का नाम लिखने के लिए रूल बताया गया है। क्या बताया गया है? तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है उनकी संख्या के साथ, अल्फाबेटिकल मैनर में। नहीं, तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ध्यान रखना है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और तब हम लोग, सॉरी इधर कहाँ हाथ जा रहा है, लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे उनकी संख्या के साथ अल्फाबेटिकल मैनर में, तब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे रोमन उनके उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारा इसका N है, NH3 है, तो ये क्या है? एमीन। नहीं, ये हम लोग का एमीन है, AM से स्टार्ट होगा। ये क्या है? वाटर, तो वाटर को एक्वा बोलते हैं, AQ है। तो AM, तो A फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड लेटर देखो इसका M है और इसका क्या है? Q है। तो अल्फाबेट में ABCD में M पहले आता है, Q बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, इस लिगांड का नाम पहले लिखेंगे, इस लिगांड का नाम उसके बाद लिखेंगे। बहुत सिंपल है। नहीं, अब मान लो हमको इसका नाम लिखना है, तो पहले लिगेंड का नाम, तो ये NH3 कितना है? 3 है, तो ट्राई एमीन। चलो इसका नाम हम लिखते हैं यहाँ से, इसका नाम हम लिखेंगे तो आ जाएगा ट्राई एमीन। ये हो गया इसका नाम। नहीं, अब इसका नाम लिखना है, तो 3 है तो ट्राई एक्वा, यहां इसका नाम लिखेंगे ट्राई एक्वा, ये हो जाएगा। तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, दो काम खत्म। अब लिखना है सेंट्रल मेटल का नाम, तो सेंट्रल मेटल कौन है? क्रोमियम। और हम बता चुके हैं कि मेटल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं करना है अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो? धनायन हो। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स पार्ट धनायन है, तो मेटल का नाम जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही लिख देना है। तो Cr है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्रोमियम। नहीं, क्रोमियम। देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्पेसिस को सबको एक साथ लिख रहे हैं एक वर्ड में, कोई गैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो टेट्राएमीन, नहीं सॉरी टेट्राएमीन बोल रहे हैं, ट्राई एमीन हो गया, ट्राई एक्वा हो गया। नहीं, Cr का मतलब क्रोमियम हो गया। नहीं, तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है बाबू, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल सकते हो, देखो हम यहाँ नीचे निकालते हैं। क्रोमियम का निकालना है तो क्या मानेंगे? X, NH3 का 0 होता है, न्यूट्रल लिगांड है ये। नहीं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0 आपका हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोरीन पर क्या होता है? -1, तो 3 क्लोरीन है तो -3 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो X, ठीक है ना, 3 गुना 0, 3 गुना 0, और यहाँ पर हम लोग का 3 गुना -1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर -3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है, तो 3 क्लोरीन का क्या होगा? -3, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको आ जाएगा X - 3 इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपको? +3 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम लोग, वो कितना लिखेंगे? रोमन अंक में 3, ठीक है। अब चलो, स्क्वायर ब्रैकेट की कहानी खत्म, अब इसका नाम लिखेंगे। तो ये क्या है? काउंटर आयन। तो अभी मैंने बताया था कि काउंटर आयन का जब नाम लिखते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसका नाम जो होता है वही लिखते हैं। तो क्लोरीन का नॉर्मली नाम क्या होता है? क्लोराइड। जब ये रिनाइन के रूप में होता है क्लोरीन, का नाम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। और इसकी संख्या 3 है, तो संख्या को नहीं लिखना है, ये रूल में बताया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर, हम यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं क्रोमियम 3 क्लोराइड। नहीं, इसको थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है, यहाँ सटा कर नहीं लिखना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं उनको एक साथ लिखना है, जो बाहर वाला है उसको थोड़ा सा स्पेस देकर तब लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमको इसका नाम लिखना है, ये लिखा हुआ है। नहीं, तो चलो इसका नाम लिखने का शुरू करते हैं। यहाँ से
हम लोग को अगर नाम लिखना है इसका तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले है, तो पहले हम लोग इस लिगंड का नाम लिखेंगे, ईएन का नाम लिखेंगे, और ये कितना है 3, और हम ईएन जानते हैं कि ईएन क्या है, बाइडेंटेड लिगांड है। तो बाइडेंटेड लिगांड की संख्या के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करते हैं, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका नाम, तो लिखेंगे ट्रिस, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, इथेन 1,2 डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन, इसका काम खत्म, ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन। और ये CO है तो इसको क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, CO है तो इसको हम बोलेंगे कोबाल्ट। तो ये हो गया हम लोग का कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, नहीं इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं देखो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का पहले यहाँ जगह छोड़ देते हैं, नहीं, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका नाम सल्फेट, ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चलो निकालते हैं। ये 2 इससे भी गुना होगा तो इसका निकालना है, तो इसको x मानेंगे, तो 2 गुना x 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। इसका तो 0 होता है, तो मान लो 3 गुना 6 है तो 6 गुना 0 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 0 हो जाएगा, नहीं ये हो गया। अब SO4 का कितना होता है, -2, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो 3 गुना -2, इसका कितना होता है बाबू, -2, तो 3 गुना -2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं +3 मल्टीप्लाइड बाई -2, नहीं ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हम लोग लेंगे, चलो तो यहाँ से हम लोग को आ गया 2x, ये तो 0 हो गया, और ये आ गया -6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 6/2, जो कि आपको आ जाएगा 3, ठीक है। देख लेना, गलती नहीं होना चाहिए हम लोग का। यहाँ से हम लोग इसको मान लिए 2x, ठीक है। यहाँ से हम लोग का आ गया ये 3 गुना 6 गुना 0, सही है, नहीं, और ये 3 गुना -2, एक सल्फर, एक SO4 का -2 होता है तो 3 SO4 का -6 होगा, तो -6 आ गया है, तो 2x -6 सही है। तो यहाँ पे हम लोग कितना वैल्यू लिखेंगे, 1 2 3, तो ये हम लोग का आ जाएगा ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 और सल्फेट, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। मान लो इसका नाम लिखना हुआ, ये हम लोग का दिया हुआ है, इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। चलो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो हेक्सा एमीन, हेक्सा लिख दिए, एमीन, यहाँ पर एमीन लिखना है तो ए लगाएंगे, और एमीन का स्पेलिंग में MINE, ध्यान रखना, हेक्सा एमीन। अब ये क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये होगा x, ये होगा 0 और ये होगा -3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, आप निकालिएगा अपने से, यहाँ पर 3 आ जाएगा। बड़ा कोइंसिडेंस है, सब में 3 आया, नहीं वहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मैक्सिमम में 3 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर CO NH3 का होल 6 Cl3, ये हो गया हम लोग का, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3, और ये क्या होगा, क्लोराइड, थोड़ा सा स्पेस देके क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम भी हम लोग लिख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हम लोग 2-3 एग्जाम्पल आपको किए, ठीक है। चलो अब इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिसको आपको अपने से ट्राई करना है, नहीं ये सब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको आपको अपने से बनाना है, नहीं जो फंसेगा वो हमसे पूछना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको अपने से करने हैं, जो फंसेगा उसको आपको पूछना है। चलो जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, नहीं लेकिन इसको हम लोग पहले कुछ करके देखते हैं। ये क्या है हम लोग के, अभी हम लोग केटाइनिक देख रहे थे, अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, नहीं या एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, एनायनिक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, एनायनिक है। अब इनका नाम लिखना है तो बड़ी इजी है, इनका नाम लिखने के लिए भी हम रूल पढ़ चुके हैं, देख लो। मान लो K4FeCN6 का नाम लिखना है, तो पहले कौन है, काउंटर आयन, तो काउंटर आयन कौन है, पोटासियम, तो इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा होता है बिल्कुल वैसा नाम लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे नाम, तो हम क्या लिखेंगे इसको बाबू, यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे पोटासियम, काउंटर आयन का नाम में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा नॉर्मल कंपाउंड में होता है वैसे आपको लिख देना है। तो मैंने लिख दिया, नहीं ये हो गया आपका पोटासियम। क्या इसकी संख्या 4 है तो भी लिखना है, नहीं, काउंटर आयन का संख्या नहीं लिखना है, तो इसका काम खत्म। अब FeCN का होल 6, तो चलो स्क्वायर ब्रैकेट वाला नाम लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 6 हेक्सासाइनो, थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ हम लिखेंगे हेक्सा, यहाँ लिखेंगे साइनो, ये आपका हो जाएगा हेक्सासाइनो, इसका काम खत्म। नहीं अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के नाम में AT लगाना है, तो हम आयरन का बता चुके हैं, फेरेट लिखना है, तो हेक्सासाइनो यहाँ लिखेंगे हम लोग फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, ये इसका नाम हो जाएगा,
ध्यान रखना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं आसानी से। नहीं, इसका क्या होता है +1, तो 4 गो है तो +4। आयरन का x मानो, इसका क्या होगा -6, बराबर में क्या आएगा 0। दिस सिंप्लीफाई आप निकालोगे तो 6 में से 4 गया 2, यहाँ से आपको आ जाएगा x -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको दिस सिंप्लीफाई x का वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर आपको क्या आ जाएगा +2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, 2 को रोमन अंक में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। नहीं तो ये आपका हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो हम इसको छोड़ दिए, सेम उसी टाइप का है, इसको मान लो हमको लिखना हुआ नहीं, तो आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पर क्या है पोटासियम, तो आप इसको लिखो पोटासियम, पहले पोटासियम लिख दिए। नहीं, अब यहाँ पर क्या है CN, 4 गो है तो टेट्रासाइनो, पहले इसका नाम लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे टेट्रा साइनो, ये लिख दिए। अब निकल को लिखना है तो निकलेट, निकलेट। ऑक्सीजन अपने से निकालिएगा आप, ऑक्सीजन नंबर यहाँ 0 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, आप निकाल के अपना चेक कीजिएगा, ऑक्सीजन नंबर निकालना सिखा चुके हैं हम लोग। तो निकलेट 0, तो पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट 0, ये इसका नाम हो जाएगा पोटासियम टेट्रासाइनो निकलेट 0। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो दिए गए हैं उनका नाम आप अपने से लिखिएगा। नहीं, इसमें कोई आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लो ये कुछ अलग टाइप का है, नहीं यहाँ पर इस सब 3 से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं ध्यान रखना है, आपको बस नाम लिख देना है। जैसे इसका नाम आपको लिखना होगा, तो देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आप नॉर्मली जानते हो ना, जैसे मान लो हमको लिखना है अल्युमिनियम क्लोराइड, कोई बोलता है कि बाबू एल्यूमिनियम, MINIUM एल्युमिनियम क्लोराइड है, और कोई बोलता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम कैसे लिखते हो, एल्युमिनियम का सिंबल Al और क्लोराइड का सिंबल Cl, इसका वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी 1, इसके वैलेंसी को इस पर लिखते हो और इसके वैलेंसी को इस पर लिखते हो, तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनता है AlCl3 बनता है ना। नहीं तो इस फॉर्मूला में तुम जब ध्यान दोगे तो ये जो 3 है यहाँ पर आया है, यानी कि यह कहाँ आएगा इस पर आएगा, यानी ये इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका 3 होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा 3। तो जब आयरन का वैलेंसी 3 होता है उसे फेरिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे फेरिक। तो इसका नाम हमको लिखना होगा, तो हम लिखेंगे इसको फेरिक, नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे फेरिक। तो फेरिक मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे हेक्सासाइनो, थोड़ा स्पेस छोड़ के हेक्सा साइनो, और ये क्या होगा फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीजन नंबर निकालिएगा यहाँ पर 2 आएगा, हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये हम लोग को आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो, आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इसका नाम लिखने आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, नहीं इसका हम लोगों का +3 मान लेना, तो 4 × 12 हो जाएगा, इसको 3x मान लेना और इसको 6 × 18 -18 मान लेना, आप निकालोगे आपको निकल जाएगा। मान लो निकाल ही लेते हैं, चलो देखते हैं इसको क्या मानेंगे। इसका तो इस पर आ गया है, तो 4 × 12 क्या हो जाएगा ये 12। ठीक है, क्योंकि इसका +3 लेंगे, +3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यही तो यहाँ पर गया है ना। नहीं तो ये हो गया 4 × 12 +12 हो गया, प्लस इस Fe का निकालना है तो उसको हम क्या मान लिए x। ठीक है, सॉरी x नहीं मानेंगे, हम लोग क्या मान लेते हैं 3x, तो 3 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 3x आ गया। अब ये हो गया 6 × 18, तो एक CN का -1, नहीं तो 6 × 18 यानी कि -18 हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आएगा 0। अब यहाँ से तुम निकालोगे तो तुमको आ जाएगा 3x, और 18 में से 12 गया तो तुमको 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे तुमको आ जाएगा -6 बराबर 0। तो x जब तुम निकालोगे तो 6 बाई तुमको 3 आएगा, जो कि वैल्यू क्या आएगा +2 आएगा। उसी को मैंने रोमन अंक में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग को बोल रहा है कि यदि किसी संकुल के पास H+ उपस्थित हो तो वह संकुल अम्ल की तरह प्रकृति दिखाएगा। नहीं, यदि किसी संकुल यौगिक के पास H+ उपस्थित हो, यानी कोई संकुल कंपाउंड आप लिए, उसको पानी में डाले, पानी में डालने के बाद वो H+ प्रोवाइड करने लगा, नहीं तो वो संकुल यौगिक क्या कहलाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप पानी में डालते हो, पानी में डालने पर अगर वो H+ प्रोड्यूस करता है, नहीं तो इसका मतलब वो संकुल यौगिक एसिडिक प्रॉपर्टी का है, अम्लीय प्रकृति का है, वही लिखा हुआ है। इस तरह के संकुल यौगिकों में उपस्थित धातु के नाम के साथ
क्या लगाना है, इक एसिड का प्रयोग करते हैं, इक एसिड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है, बस इसका नाम लिखना है। चलो तो हम इसका नाम लिखेंगे, नहीं हाइड्रोजन इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ इस पार्ट का नाम लिखना है। चलो हेक्सा लिख दिए, नहीं क्लोरीन को क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो, तो ये हो गया हेक्सा क्लोरिडो। और इसको एनाइनिक पार्ट है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, नहीं तो ये हो गया हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ध्यान रखना है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, सॉरी प्लेटिनेट बोल रहे हैं, प्लेटेनिक एसिड ना, इक एसिड लगाना है, धातु के नाम के साथ इक एसिड लगाना है। कहाँ दिमाग है मनीष, चलिए प्लेटेनिक चाहिए, अब लिखिए हेक्सा क्लोरिडो प्लेटेनिक एसिड, प्लेटेनिक एसिड, नहीं और इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर चाहें तो एसिड के पहले भी लिख सकते हैं, एसिड के बाद भी लिखते हैं, तो कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, आप निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 आएगा, प्लेटेनिक एसिड या प्लेटेनिक 4 एसिड भी आप लिख सकते हो। इसका नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा साइनो, ये हो गया हेक्सा साइनो या साइनिडो, हेक्सा साइनिडो, नहीं इसका नाम प्लेटेनिक, प्लेटेनिक, ये हो गया प्लेटेनिक। और ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 2, हेक्सा साइनिडो प्लेटेनिक 2 एसिड, ऐसे आप लिख सकते हो, या प्लेटेनिक एसिड 2 लिख सकते हो, ऐसे ऐसे जनरली प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम लोग कितना आता है, 4 आता है, ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नेचर ऑफ लिगांड पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है बाबू, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख दिए, लेकिन आपको ऐसा भी केस आएगा जिसमें प्लैटिनम का तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जैसे ही 6 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इस नियम से तुमको आ जाएगा 2, लेकिन लिखा रहता है बुक में 4, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो देखेंगे वैसा केस भी आएगा आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं, वैसे संकुल यौगिकों का नामकरण जिसमें 2 समन्वय मंडल उपस्थित हो, वैसे संकुल यौगिकों का नामकरण करना है जिसमें 2 समन्वय मंडल उपस्थित हो। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 गो है, एक पार्ट और एक पार्ट, 2 पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, एक पार्ट और एक पार्ट, 2 पार्ट आपको दिया हुआ है। अब इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम भी आप लिख सकते हो आसानी से, ध्यान रखना है। कैसे लिखेंगे, तो पहले जो पहले है उसका नाम पहले लिखो, उसके बाद इसका नाम लिखो, ये हो जाएगा धनायन और ये पूरा पार्ट हो जाएगा ऋणायन। तो नाम लिखते हैं, चलो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ये हो गया। अब इसका नाम क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम, क्योंकि धनायनिक है तो मेटल के नाम में कोई चेंजिंग नहीं, हेक्सा एमीन क्रोमियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे भी छोड़ दे रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो गया हेक्सा एमीन क्रोमियम, ऑक्सीजन की जगह छोड़ दिए। अब इसका नाम लिखते हैं हेक्सा साइनो, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, हेक्सा साइनो, नहीं और इसका नाम लिखेंगे कोबाल्टेट, यानी कोबाल्ट लिख दो और उसमें क्या लगा दो, ATE लगा दो, कोबाल्टेट। और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक टेबल हम लोग का होता है, उस टेबल को आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। कब, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है तब ध्यान रखना है, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा तो आपको एक टेबल रहता है, उस टेबल के माध्यम से आपको ऑक्सीडेशन निकालना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं निकाल सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। एक टेबल हम लोगों ने छोटा सा बनाया है, उस टेबल को याद करेंगे तब आपसे बन पाएगा, नहीं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। ऐसे छोटा सा एक ट्रिक है जो हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। देख लो, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इसको लेते हैं, देखो CrNH3 का होल 6, CrNH3 का होल 6, नहीं ये हम लोग का दिया गया। अब इसमें तुम क्या किए कि इसको x मान लिए, ये तो उदासीन है तो इसका 0 होता है, बराबर में तुम यहाँ पर 0 मान लिए तो x का वैल्यू तुमको क्या आ गया, x का वैल्यू तुमको क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको तुम निकालो अलग करके यहाँ से, नहीं तो CO, यहाँ से तुम्हारा CN का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसको तुम मानो यहाँ से तो ये x, ये -6
बराबर 0, तो x इज इक्वल टू तुमको क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कि इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 6 + 0, और इनको 2 से डिवाइड कर दो, नहीं तो तुमको कितना आ जाएगा, 3। करना क्या है कि जो 3 आया उस 3 को तुम यहाँ भी लिख दो, नहीं, और उस 3 को यहाँ भी लिख दो। ठीक है, तो 3 3 दोनों का बांट दो, ये आपका लह जाएगा। लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका नाम हमको लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ये हो जाएगा प्लैटिनम, टेट्राएमीन प्लैटिनम, ये हो जाएगा। ऑक्सीजन जगह छोड़ दो, अब इसका नाम लिखो टेट्राक्लोराइडो, बस स्पेस छोड़ के टेट्राक्लोराइडो, ये हो जाएगा। नहीं, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर, कॉपर को क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह छोड़ देंगे। अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालो तो इसका 0 आएगा, इसका निकालोगे तो तुमको 4 आएगा, 4 का आधा कर दो तो यहाँ पर भी तुमको 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी तुमको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे नियम बताए वैसे तुम निकाल देख लो, वैसे ही तुम्हारा 2 आएगा। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा। इसके लिए तुमको एक टेबल, जब भी डबल स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो उसके लिए तुमको एक टेबल है, उस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखा जाए। नहीं, जैसे टेबल मैंने बनाया है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो तो Ag+ लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो, नहीं तो उस समय कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या क्या हो सकता है, तो +2, जिंक का +2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 दिया रहे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, तो +2 होगा, जिंक का क्या हो सकता है, तो +2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना है। निकल का +2 होगा, प्लैटिनम का +2 होगा, प्लैटिनम का +2 होगा, नहीं ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्लैटिनम वाला बड़ा यूज में आता है, ध्यान रखना है, जिंक वाला भी यूज में आता है, नहीं तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उस केस में देख लो प्लैटिनम का क्या आ गया, +4 आ जाएगा, ये सब ध्यान रखना होगा। ठीक है, आयरन का +2 भी या +3 भी हो सकता है, क्रोमियम आपका +3, कोबाल्ट आपका +3, क्रोमियम आपका 0, ये होगा। कोऑर्डिनेशन जब नंबर जब 5 आता है तो उस समय आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक टेबल है जिसका यूज आपको मिलेगा कब, जब 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे तब। ठीक है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट केस में यूज में आते हैं, नहीं तो इस तरह से जैसे आपका दिया हुआ है, जैसे मान लो इसी का हमको नाम लिखना होता, एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको इसका नाम लिखना होता, नहीं तो नाम लिखते इसका, नहीं ये एमीन है तो टेट्राएमीन, ये हो गया आपका टेट्रा, ये हो गया आपका एमीन, नहीं तो इसका काम खत्म, टेट्राएमीन। अब ये हो गया डाई क्लोराइडो, लिखेंगे डाई क्लोरिडो, नहीं तो टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो। अब इसका नाम प्लैटिनम, प्लैटिनम ब्रैकेट खाली। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा हम लोगों का, टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, और प्लैटिनम को प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, नहीं अब इसका भी हमको लिखना पड़ेगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब यहाँ पर देखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो NH3 जो है ये मोनोडेंटेड लिगांड है, और क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगांड है, तो NH3 कएगो है, 4 गो, क्लोरीन कएगो, 2 गो। तो ये टोटल यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जब तुम निकालोगे तो 4 और 2 6, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। यहाँ पर निकालो, प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन और 1 क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बनाता है, तो इस केस में जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको आ जाएगा 4। कितना आएगा, 4। अब तुमको चेक करना होगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है उस समय प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है उस समय प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख लो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो उस समय प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उस समय प्लैटिनम का ऑक्सीजन क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो उसी चीज को हमको लिखना पड़ेगा। अब हम पीछे वाले रूल्स के हिसाब से जो पहले हम बताए थे उस पर निकालेंगे तो नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो इसका ऑक्सीडेशन 4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 तो इसका ऑक्सीडेशन 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जिनको याद करनी पड़ेंगी। सेम वैसे ही इसको आप बनाइएगा, आसानी से आप बना सकते हैं। चलो अब यहाँ से अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाए। नहीं तो अब ये बोल रहा है कि आपको नाम दिया रहे, नहीं यहाँ नाम दिया हुआ है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड,
नहीं, अब ये नाम दिया हुआ है, तो अगर नाम दिया हुआ है तो नाम से आपको फॉर्मूला लिखना है, तो नाम से फॉर्मूला लिखना भी आसान है भाई। नहीं, देख लो कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। नहीं, और ये पूरा एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। ये आपका आ गया कोबाल्ट, तो यहाँ लिखो कोबाल्ट पहले, ठीक है। अब लिगैंड का नाम लिखना शुरू करो। चलो टेट्रा एमीन, इसका मतलब हुआ कि NH3 कई गो है 4 गो है, तो टेट्रा एमीन लिख दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेट्रा एमीन का काम खत्म, तब एक्वा है, तो एक्वा मतलब H2O, तो H2O लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है, क्लोरिडो, तो एक क्लोरीन लिख दो। नहीं, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, और बाहर लिखा हुआ है क्लोराइड, तो क्लोराइड को Cl लिख दो। नहीं, लेकिन अब इसका संख्या आपको पता करना पड़ेगा कि इसका संख्या कितना होगा। नहीं, या यहाँ पर इसका संख्या कितना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाले का संख्या, ठीक है, तो वो निकाल सकते हैं हम लोग। चलो निकालते हैं, इस पर चार्ज निकाल लेते हैं, जो चार्ज आएगा वही इस पर आ जाएगा। चलो इसको x मान लो, यहाँ पर चार्ज को यहाँ पर क्या मान लो, x मान लो। चलो कोबाल्ट का तुमको दिया हुआ है कितना, 3, तो कोबाल्ट का है मानो +3। NH3 का, एक NH3 का 0 होता है, तो 4 NH3 का भी 0 ही होगा, प्लस H2O भी उदासीन है, तो इसका भी 0, चार्ज 0 होता है। क्लोरीन का -1 चार्ज होता है, तो -1। नहीं, बराबर में क्या लेंगे, x पे चार्ज निकालना है। नहीं, तो हम निकालेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी x का वैल्यू तुमको कितना आ जाएगा, 2। तो x का वैल्यू तुमको 2 आ गया, तो यहाँ पर तुम क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। यानी अब हम इसको फिर से लिखें तो हम लोग का मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या आ जाएगा, CONH3, तो NH3 का होल 4, यहाँ पर तुमको आ जाएगा H2O, यहाँ पर तुमको आ जाएगा Cl। नहीं, और ये तुम्हारा बंद हो जाएगा, और यहाँ पर जो बाहर Cl है उसमें 2 लगा दो, Cl2, जो x का मान आएगा वही यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम इसको काउंटर चेक भी कर सकते हो। कैमरा जी ऑफ हुए थे, देखिएगा, रह रह के हमारे कैमरा जी कभी कभी धोखा मार देते हैं, हम इधर घूमे रहते हैं, ये इधर धोखा मार देते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो इस तरह से हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह, सॉरी, इस तरह से इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हम लोग को लिखने आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले आपको जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम पे उसको मैंने पहले लिख दिया कोबाल्ट। नहीं, फिर टेट्राएमीन है तो NH3 का होल 4, फिर आपको एक्वा है तो H2O, क्लोरिडो है तो Cl। नहीं, और बाहर में क्लोराइड है तो उसको Cl। अब हमको इस क्लोरीन का संख्या निकालना है, तो क्लोरीन का संख्या कैसे निकालेंगे, इस पर x मान के। तो x मान के हम लोग क्या किए, कोबाल्ट को +3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पर, तो उसको रख दिए। NH3 का 0 होता है, H2O का 0 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है, -1 बराबर x, तो x का वैल्यू क्या आया, 2, तो जो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा वही इसका संख्या होगा। तो फाइनली फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। जब ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जो फंसेगा उसको पूछना है, नहीं तो हम अगले क्लास में इसको सबको डिस्कस कर देंगे एक बार। अब यहाँ भी सब क्वेश्चन है, इन सबको आपको बनाना है, ध्यान रखना है। सब नाम लिखे हुए हैं, इन सब का फॉर्मूला आपको लिखना है। तो ये सब भी आपको नाम लिखे हुए हैं, नहीं, और इन सब का फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो अगले क्लास में आप लोग बना लीजिए इसको, अगर दिक्कत होगा तो हम सबको फिर से डील कर देंगे, ध्यान रखना है। मैंने आपको ओवरऑल तरीका बता दिया है कैसे नाम आप लिखेंगे। आप अपने से लिखोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा, दिक्कत होगा, फंसोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग खत्म हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओके।